क्या 2024 में लखीमपुर से बीएसपी ने एक पॉलिटिकल आदमी को कैंडिडेट बनाया है या फिर एक कॉरपोरेट को? क्या वहां पर अक्षय काल्रा जो हैं पॉलिटिकली अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे या फिर एक प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट बिजनेस के तौर पर, बिजनेसमैन के तौर पर? यह सवाल लोगों के मन में इसलिए है कि वहां पर जिस तरह का चुनावी एक तरह से रण और खासतौर से चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, उसको लेकर लोगों के मन में यह सवाल है। लखीमपुर के अंदर अक्षय काल्रा और उनकी टीम को देखकर लोगों के मन में सवाल है कि क्या एक कैडराइज्ड पार्टी और खासतौर से जो नियमों के साथ और राजनीतिक उद्देश्यों के साथ राजनीति करती है, उसके चेहरे के तौर पर एक ऐसा चेहरा मैदान में उतार दिया गया है जो कि राजनीति के बजाय कॉरपोरेट दावपेच और रियल एस्टेट के वो तमाम दावपेच जो कि मार्केटिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके दम पर जीतेगा या फिर कहीं ना कहीं वो जनता के दिलों को भी जीतेगा। हालांकि हमारी शुभकामनाएं हैं कि अक्षय काल्रा लखीमपुर से जीतकर संसद तक पहुंचे और लखीमपुर का एक प्रतिनिधित्व खास तौर से मजबूती के साथ करें। और कोशिश भी यही है कि अक्षय काल्रा जिस उद्देश्य के साथ बहन जी ने उम्मीदवार बनाए हैं, जिस उम्मीद को लेकर बीएसपी ने अक्षय काल्रा को अपना कैंडिडेट घोषित किया है, उस उम्मीद को और उस सोशल इंजीनियरिंग को कहीं ना कहीं फुलफिल करें। और वो जो सामाजिक गठबंधन है दलित प्लस मुस्लिम और ओबीसी का, उसको लेकर कहीं ना कहीं अक्षय काल्रा अगर मजबूती से लड़ते हैं और उनको सिख समाज का वोट वहां से मिलता है तो यकीनन लखीमपुर से संसद तक का सफर अक्षय काल्रा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि अक्षय काल्रा को लेकर जिस तरह के सवाल लोगों के मन में है, वो सवाल केवल लखीमपुर को लेकर नहीं बल्कि और भी तमाम जगहों को लेकर है। खासतौर से जबकि 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, गाजियाबाद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा है कि एक पार्टी से आयातित, एक दूसरे जिले से आयातित उम्मीदवार कितना चुनाव लड़ पाया और अलग अलग जगहों पर भी यही सवाल है। ऐसे में लखीमपुर को लेकर खुद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कॉरपोरेट स्टाइल में, क्या मार्केटिंग के स्टाइल में राजनीति बीएसपी करेगी या फिर सिर्फ विंडो के से आप टिकट हासिल करें और जाकर वहां पर पैराशूट से लॉन्च कर दिए जाएं। ये सवाल खुद पार्टी के लोगों के मन में इसलिए है कि कई साल से जो लोग दरियां बिछा रहे हैं, कई साल से जो लोग काशीराम जी अमर रहे, बहन जी जिंदाबाद कर रहे हैं, नए नेतृत्व में कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी से उनको उम्मीद जुड़ रही है। ऐसे में अक्षय काल्रा या फिर नंदकिशोर पुंडीर या फिर वो तमाम लोग जो कि इधर से उधर लॉन्च करके भेज दिए जाते हैं, वही परंपरा, वही कल्चर आज भी चलेगा या फिर कैडर के जो लोग हैं, कैडर का जो मतदाता है या कैडर का जो कार्यकर्ता है, उसकी भावनाओं को और उसके जज्बात को और खास तौर से उसकी महत्वाकांक्षा को कहां तक पूरा किया जाएगा। आप आज के इस वीडियो को संभाल कर जरूर रखें। चुनावी नतीजे आने के बाद हमारे आकलन से कितनी बातें सत्य होती हैं, कितनी बातें एक तरह से फेल होती हैं, ये भी हमारे एक तरह से जर्नलिज्म का कहीं ना कहीं इम्तिहान होगा और हमारे आकलन का भी। खासतौर से लखीमपुर से लेकर जो आज तक की स्थिति है वो ये जरूर है कि बहुत महंगा चुनाव भी लड़े, बहुत ज्यादा विंडो पर अदा भी करके आए, लेकिन वहां पर जब किसी समाज के झाले पर जाएं या किसी के डेरे पर जाएं और वहां पर चारपाई पर बैठते हुए या फिर टूटे हुए वहां के व्यवस्था पर बैठते हुए नाक मुंह बनाकर कहा जाए कार्यकर्ता से और खास तौर से सेक्टर और बूथ अध्यक्ष से और वहां के लोगों को जो कि वहां तक ले गए कि ये तुम कहां ले आए, तो फिर यकीनन चुनाव बनता नहीं बिगड़ता नजर आता है। खास तौर से जबकि झाला पर रहने वाले जो किसान हैं वो भले ही जंगल में रहते हों, लेकिन वो इंसानी फितरत को समझते हैं कि कौन आदमी आपसे हाथ सिर्फ दिल दिखाने के लिए और अपनी दरिया दिली दिखाने के लिए जोड़ रहा है या कौन दिल से आपको हेलो बोल रहा है। ये लोग समझते हैं, ये हर भाषा को समझते हैं, ये अपने पशुओं की भाषा को भी समझते हैं और अपने हमदर्द इंसानों की भाषा को भी समझते हैं। ये कॉरपोरेट को भी समझते हैं और उस आदमी को भी समझते हैं जो कि मंडी में इनकी फसल को इस लालच से देख रहा होता है कि ये किसान माल इधर उतारे और थोड़ा सा पेमेंट लेके अपने घर जाए ताकि मेरा काम चल सके। ये हर भाषा को समझते हैं। खासतौर से लखीमपुर में चुनावी मुकाबला बहुत आसान नहीं है
आज की तारीख तक अभी 8-9 दिन बचे हैं। अगर बात करें प्रचार के तो टेनी का मुकाबला कोई बहुत आसान नहीं है जो कि बीएसपी के कैंडिडेट के लिए होगा। खासतौर से समाजवादी पार्टी और गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो भी कहीं ना कहीं अपना वजूद रखता है। ऐसे में बीएसपी को ये सोचना होगा कि टाई लगाकर खुले गले से गले में सोने की चेन डालकर आप अगर चुनाव लड़ेंगे, खासतौर से वो कॉरपोरेट के सहयोगी लोग जो कि कार्यकर्ता तो बने हुए हैं लेकिन लग्जरी गाड़ी में से जब वो एसी में से उतरते हैं तो उनकी भौं चढ़ जाती है, मुंह बन जाता है और फिर वो गाड़ी में बैठते ही एक छोटी सी वो वाली बात कहते हैं जिसे कई लोग गाली भी कहते हैं। फिर अगर ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो शायद अभी समझ में आ सकते हैं। लाखों लोग पार्टी से जुड़े हैं लेकिन टिकट किसको मिलता है, चुनाव कौन लड़ता है, नेता कौन बनता है, ये सवाल भी लोगों के मन में आने लगा है। हालांकि नेतृत्व ये कहता है कि हम आपके मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आज आपको जो मान सम्मान मिल रहा है वो पार्टी की वजह से मिल रहा है। आप चुनाव ना भी लड़ें आपको सम्मान पूरा दिया जाता है। ये पार्टी नेतृत्व का पार्टी का खास तौर से लाइन है। लेकिन अब लोग भागीदारी भी चाहने लगे हैं और उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सिर्फ विंडो से पेमेंट करके टिकट हासिल करना ही यहाँ का कल्चर है या फिर कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी सवाल। इस पर चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। 2024 के चुनाव में आपने बहुत चीजें देखी और खास तौर से आपने गठबंधन के नाम पर इंडिया गठबंधन देखा। इंडिया गठबंधन जिसकी डेफिनेशन भले ही कुछ भी हो लेकिन उसको इंडिया के तौर पर पेश किया गया, जिसको लेकर बीजेपी में फिलहाल शुरुआत में बेचैनी जरूर नजर आई लेकिन वो भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। लेकिन मायावती जी इस गठबंधन से अलग रहीं और उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। पॉलिटिकल जानकार ये मानते हैं कि मायावती जी का ये मूव अपने आप में बड़ा कदम है और खास तौर से उस सूरत में जबकि सब लोग या तो इधर दिख रहे हैं या उधर दिख रहे हैं लेकिन मायावती जी अपने एक लो चले रास्ते पर कहीं ना कहीं गामजन है, कहीं ना कहीं वो चल रही हैं। ये एक बड़ा एक तरह से फैसला माना जा सकता है। लोगों को क्रिटिसाइज करने का भी मौका मिल रहा है, लोगों को उम्मीद भी नजर आ रही है। लेकिन हाल ही में 2 चरणों के चुनाव में अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर से तो अमरोहा को छोड़कर बाकी सीटों पर बीएसपी के परफॉर्मेंस को लेकर लोगों को कहीं ना कहीं संशय है। हालांकि अमरोहा को लेकर भी जो एक जिस तरह का बूम, जिस तरह का बूस्टअप बना था शुरू में, उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सीट गंवा दी गई है लेकिन कुछ लोग और खास तौर से हमारा मानना यह है कि सीट बच रही है। ये अलग बात है कि मार्जिन बहुत कम रह जाएगा। बहरहाल अमरोहा को छोड़कर अगर आप बात करें गाजियाबाद की तो यहाँ के उम्मीदवार कहीं भी टिकते नजर नहीं आए। वो एक तरह से आयातित एक तरह से उम्मीदवार थे। बीजेपी से आए, गाजियाबाद में मुजफ्फरनगर से आए तो मल्टी जिसे कहते इंपोर्ट था, पार्टी दूसरी थी, जिला दूसरा था और बीएसपी को कैंडिडेट नहीं मिला। मेरठ की बात करें या फिर आप और जगह की बात करें खास तौर से तो बीएसपी की परफॉर्मेंस को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और खास तौर से लोग ये कहने लगे हैं कि क्या अभी तक बीएसपी अलग चलकर एक पार्टी के तौर पर काम कर रही है जीतने वाली या फिर सिर्फ वोट कटवा के तौर पर वो अपने आप को एक तरह से पेश कर रही है। ये लोगों के मन में सवाल है, खास तौर से बीएसपी समर्थित लोगों के और खास तौर से वो लोग जो बीएसपी से हमदर्दी रखते हैं उनके मन में भी ये सवाल है कि क्या बीएसपी और बहन जी सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में है या फिर गंभीरता के साथ कंटेस्ट कर रही है। ये सवाल इसलिए कि बीएसपी समर्थित एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चिट्ठी वायरल हुई। उस चिट्ठी का एक तरह से लब्बे लुबाब ये था कि दलितों आप कांग्रेस की चाल में मत आओ और ये जो कथित एक तरह से बयान है किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का कि हम चुनाव के बाद खास तौर से जब हमारी सरकार बनेगी SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, उसके बाद दलित समुदाय में जो बेचैनी बढ़ी उसके बाद वो एक तरह से संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए घबराकर किसी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस की तरफ झुक गई है। ये पोस्ट है सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल हुई और जो दलित समर्थित और खास तौर से दलित विचारक लोग हैं जो बहुजन समाज के लिए बात करते हैं, ये उनकी
पोस्ट थी, उन्हीं के लिए ये पोस्ट थी और दलित समुदाय को खास तौर से जागरूक करने के लिए थी। ये बहुत गंभीर बात है। उस सूरत में जबकि दलित समुदाय को कहा जाता है कि वो बहन जी का बिल्कुल मजबूत और कैडराइज्ड वोट है, अगर दलित प्लेटफॉर्म पर इस तरह की पोस्ट आ रही है तो यकीनन ये सोचने का सवाल है। ये सवाल इसलिए भी सोचने का है कि गाजियाबाद के अंदर ये कहा जाता है कि कथित तौर पर बाकायदगी से दलित समुदाय ने मीटिंग की और डॉली शर्मा को वोट किया सिर्फ इस नाम पर कि अगर इधर जीत हो गई तो ये संविधान को खत्म कर देंगे, इसलिए कांग्रेस को या कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दो क्योंकि बीएसपी का कैंडिडेट तो लड़ ही नहीं रहा। यानी दलित समुदाय अगर बीएसपी को छोड़कर बीजेपी को भी छोड़कर एक तरह से कांग्रेस की तरफ जाएगा तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी एक तरह से खुशखबरी है, क्योंकि उसका दलित वोट बैंक अगर वापस आता है, मुस्लिम वोट बैंक उसको मिल रहा है तो वो तो खड़ी हो जाएगी। लेकिन बीएसपी के लिए ये चिंतनीय बात है। इस पोस्ट को लेकर हम आज ये आपको बता रहे हैं कि गाजियाबाद में कैंडिडेट बीएसपी के खड़े होते नजर नहीं आए, फाइट करते नजर नहीं आए और दलित समुदाय को जब उम्मीद इधर से नहीं हुई तो वो कांग्रेस की तरफ गया और उसके बाद इस तरह की पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि दलित समर्थित और दलित विचारकों का ये पोस्ट है। बहरहाल सवाल वही है कि क्या मायावती जी वोट कटवा के तौर पर इस बार कंटेस्ट कर रही हैं या सीरियसली कर रही हैं, ये लोगों के मन में सवाल है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सोचना होगा कि जो कि बहन जी के न सिर्फ सलाहकार हैं बल्कि वहां पर अपनी राय रखते हैं और चीजों को करते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहन जी पुरानी पॉलिटिशियन है, काशीराम जी की एक तरह से क्लास के और उनके हम सफर हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन आज जिस तरह के सलाहकार खासतौर से पिछले कुछ दिनों से बीएसपी में वर्चस्व पाते जा रहे हैं वो अपने आप में गंभीर बात है, क्योंकि चुनाव में जब भी हार होती है बहन जी पहला ठीकरा मुस्लिम समाज पर खासतौर से इसलिए फोड़ती हैं। वो कहती हैं मुस्लिम समुदाय छिटक गया, हमको उसने वोट नहीं किया और बहक कर उसने वोट उधर कर दिया। लेकिन कभी इस पर गौर करना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अगर दलित समुदाय इसलिए बेचैन होकर कांग्रेस में या कहीं और जा रहा है कि संविधान ना बदल जाए और बीएसपी का उम्मीदवार तो फाइट ही नहीं कर रहा, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बीएसपी के अंदर जिस तरीके से वोट पाने के लिए और उम्मीदवार को एक तरह से चुनने के लिए, उम्मीदवार का ऐलान करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़े सवालों के दायरे में है। गाजियाबाद से लेकर अमरोहा से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ से लेकर तमाम जगहों पर जो उम्मीदवार चुने गए हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में हैं। पिछली बार दानिश अली को आयात किया गया, उनको लाकर अमरोहा से लड़ाया गया। कहा जाता है खुद बीएसपी के मंच से बहन जी कहती हैं कि दानिश अली ठीक काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने पार्टी से गद्दारी करी और उन्होंने कहीं ना कहीं भरोसे को तोड़ा। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है बहन जी? इसके लिए जिम्मेदार जनता नहीं है, इसके लिए आपका सलेक्शन जिम्मेदार है। अगर दानिश अली ने काम नहीं किया या दानिश अली ने आपकी बात नहीं मानी तो आपके पास ऐसा कौन सा पैरामीटर था जिससे आप दानिश अली जैसे किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते? कथित तौर पर अगर दानिश अली आपके काबू में नहीं थे तो आपने ऐसा कौन सा पैरामीटर बचा के रखा था कि आप दानिश अली को जनहित में, जनता के लिए मोल्ड कर सकती? क्योंकि आपका जो पैरामीटर है बहुत डिफरेंट है। आपके खुद उम्मीदवार ये कहते हैं कि बहुत मोटी रकम देकर हम टिकट लाए हैं और हम दूसरे शहर में जाकर लड़ रहे हैं। बीएसपी के कैडर को और बीएसपी के संगठन को हमको फीड करना होता है। दारू की बोतल की हम आज बात नहीं करेंगे। दारू की बोतल कितने लोग लेते हैं, कौन लेता है, खाना कितने लोग खाते हैं, कौन खाता है, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एक आदमी को कहीं से उठाकर कहीं चुनाव लड़ाया जाता है, वहां पर अचानक उसको 20 दिन पहले जनता को बताया जाता है कि आपको इसको नेता चुनना है। कैडर अपने नेता के आदेश का पालन करते हुए रात दिन एक कर देता है। लोग भी कहीं ना कहीं मन बना लेते हैं, लेकिन जब तक जनता अपने नेता को समझती है और जब तक वो उम्मीदवार अपने लोकसभा क्षेत्र को समझता है या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को समझता है, तब तक चुनाव सिर पर आ जाता है। 1-2 घंटे पहले कुछ खेल होता है और कहीं ना कहीं बीएसपी सिर्फ वोट कटवा के तौर पर
सामने आ जाती है। गाजियाबाद में यही हुआ और जगह पर भी यही हुआ। अमरोहा एकमात्र सीट इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी लगती है जो कि बहुत बेहतर ढंग से फाइट की गई, क्योंकि जिस व्यक्ति को गाजियाबाद से ले जाकर अमरोहा में लॉन्च किया गया था उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं, उनका परिवार एक तरह से राजनीतिक तौर पर बहुत सक्षम और बहुत जानकार है, लेकिन उनके सिलेक्शन में या उनके अपने व्यक्तित्व में भी उनके परिवार के लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीन तीन कथित सांसद घूमते लोगों को नजर आए। लोगों का आरोप है कि दामाद भी सांसद बन गया, बेटा भी सांसद बन गया। बेटा भी बाउंसर लेकर और गनर लेकर 5 दिन पहले से फोन उठाना बंद कर देता है। उसको फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि 10 दिन पहले उसने अपने आप को घोषित कर दिया कि वो तो सांसद बन गया। सांसद ही नहीं बन गया बल्कि उसका अगला 2027 में विधानसभा का टिकट भी फाइनल हो गया है, क्योंकि कथित तौर पर वो बहन जी को या पार्टी को किसी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देकर आया है। गिफ्ट के नाम पर या गिफ्ट की आड़ में अगर टिकट मिलने का भरोसा हो जाएगा तो कैडर वाला या दरी बिछाने वाला या नारे लगाने वाला कार्यकर्ता कहां जाएगा? ये बीएसपी के जो खेवनहार है उनसे सवाल है। अगर एक उम्मीदवार का बेटा भी सांसद बन जाएगा और उसका दामाद भी सांसद बन जाएगा या उसके परिवार के और लोग भी सांसद बन जाएंगे तो जनता की बात को सुनेगा कौन? क्योंकि बाहुबली, मैं नाम लेते लेते रह गया, उनके बेटों की वजह से ही बाहुबली का साम्राज्य खत्म हुआ। कई ऐसे बाहुबली हैं जो कि उनके बेटों की वजह से, उनके बेटों की एक तरह से मनमानी की वजह से नेता कहीं ना कहीं डैमेज हो गए हैं। तो क्या बीएसपी जब किसी को सेलेक्ट करती है तो उसका क्राइटेरिया सिर्फ ये होता है या कुछ और भी होता है? कैडर के लोगों से क्या राय ली जाती है? क्या बीएसपी अपने कैडर के कार्यकर्ताओं को, और खासतौर से जो लोग 5 साल तक या 20 साल से, पिछले 20 साल से दरियां बिछा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बहन जी जिंदाबाद कर रहे हैं, मान्यवर काशीराम जी जिंदाबाद और अमर रहे कर रहे हैं, बाबा साहब के लिए मर रहे हैं, उनके लिए पसीना बहा रहे हैं, उनके नाम का कोई टिकट पार्टी में है या नहीं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब दानिश अली या कोई भी कथित तौर पर, जिससे खुद बहन जी को भी शिकायत है, अगर वो पार्टी लाइन से हटेगा तो ऐसा कौन सा चाबुक है, ऐसा कौन सा नकेल है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि आप अपने उम्मीदवार को जनहित में मोल्ड कर सकें? क्योंकि जब आदमी एक टोकन मनी या एक टोकन देकर आएगा तो उसके अपने भी कुछ एक तरह से उद्देश्य होंगे, वो उन उद्देश्यों को पूरा करेगा या आपके कैडर को पूरा करेगा? ये बीएसपी के खेवनहारों से सवाल लोग कर रहे हैं। हम चूंकि एक जर्नलिस्ट के तौर पर और अगर सही मायनों में बात करें तो सिंपथाइजर के तौर पर अगर इस बात से आगाह कर रहे हैं तो शायद किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अमरोहा को हम एक बार फिर कह रहे हैं कि बहुत बेहतर फाइट हुई, इसलिए नहीं कि हमने उसे नजदीक से देखा, बल्कि वो एक रिपोर्ट्स भी हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, मीडिया में भी और खास तौर से तमाम जगहों पर बीएसपी ने अपनी अप्रोच का इस्तेमाल किया, क्योंकि कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग और एक तरह से पॉलिटिकल सोच वाला था। लेकिन उसके परिवार के लोगों ने उस चीज को भी मैनेज नहीं किया कि 3 दिन पहले उस कैंडिडेट का फोटो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ वायरल हो जाता है, मीडिया के लोग उसका वर्जन लेने के लिए फोन करते हैं। बेटा चूंकि एमपी बन चुका है 10 दिन पहले, तो वो फोन भी नहीं उठाता। कैंडिडेट का बेटा लास्ट के 5 दिन लगभग हजारों कॉलों को इसलिए एंटरटेन नहीं करता कि वो बाउंसरों से घिरा है, गनर्स से घिरा है और अपनी उस सोच से घिरा है जिसमें वो अपने आप को एमपी घोषित कर चुका है। उन्हीं बाहुबली की तरह जिनके बेटों ने पूरे पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। ये बेटा भी एमपी बन चुका है, दामाद भी एमपी बन चुका है और कैंडिडेट कोशिश भले ही कितनी करे, लेकिन जब वर्जन ही नहीं आएगा, मीडिया से बात नहीं होगी, इलाके के प्रोमिनेंट लोगों से बात नहीं होगी, अपने मतदाता से बात नहीं होगी और फिर खास तौर से ये माहौल बन जाए कि अगर संविधान बदलने की सोच वाले लोग कामयाब हो गए तो संविधान ना बदल जाए। इसलिए अगर दलित वोट छिटक कर इधर की बजाय उधर चला गया तो फिर इसको मैनेज कौन करेगा? कैडर का क्या इसमें कसूर है या कैंडिडेट का क्या कसूर है? ये जनता सवाल कर रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टिकट विंडो से मिलेगा या कैडर से मिलेगा या उसके कार्य, एक तरह से उसके कार्यों पर या उसके
रिपोर्ट कार्ड पर मिलेगा, पॉलिटिकल उसकी मेहनत पर मिलेगा, पसीने पर मिलेगा, या फिर आर्थिक आधार पर मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल उस जमाने में और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि अगर किसी का बेटा भी ये कहे कि मेरा भी टिकट फाइनल हो गया है 2027 के लिए, मैं तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट, गोल्ड का गिफ्ट वहां पर पहुंचा आया हूं, मेरा तो टिकट काटने की किसी की हिम्मत नहीं है, तो फिर सोचना होगा कि कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता कहां जाएगा। ये सवाल बहुत रेलेवेंट है कि बीएसपी आज भी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका इक्वेशन और सोशल इंजीनियरिंग और खास तौर से जो सामाजिक गठबंधन है सबसे स्ट्रांग है, दलित, ओबीसी प्लस माइनॉरिटी और बहुजन समाज। लेकिन अगर उस पर किसी आदमी को लॉन्च किया जाएगा और पैराशूट से लाकर किसी को लॉन्च किया जाएगा, और पैराशूट में भी ऐसे लोग बंधे होंगे जो कि 10 दिन पहले अपने आप को घोषित कर देंगे कि वो एमपी बन गए हैं, तो सोचना होगा। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं, अमरोहा की सीट मार्जिन भले ही कम हो सकता है बीएसपी जीत जाए, लेकिन बाकी जगहों पर बीएसपी खड़ी होती नजर नहीं आई, गाजियाबाद हो या कहीं और। यह सवाल बहुत बड़ा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रखिए, कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट भी कीजिए, भाषा का संयम जरूर रखें। हालांकि हमारी ये कोई पाबंदी नहीं है, आप बदतमीजी भी कर सकते हैं, उससे आप ही के संस्कारों का पता लगता है, लेकिन आप कमेंट भी कीजिए, राय भी रखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।